नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर एक नए अध्याय का प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंग। हिंदी को जिस क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए उसी क्रम में पढ़ाए जाने का मैं आपको सम्यक प्रयास कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं आपको मेरे साथ में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी। ज्यादातर देखा जाता है कि संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ा दिया जाता है, जो कि ठीक भी है, पर संज्ञा के तुरंत बाद लिंग, वचन और कारक को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी हम पूछते हैं कि लिंग क्या है तो एकदम से सामने से उत्तर आता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब भी हम पूछते हैं कि वचन क्या है तो एकदम से उत्तर आता है एक वचन और बहुवचन, और जब भी हम कारक पूछते हैं तो कारक का तो कारक होता है। ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं। तो ऐसे उत्तर देने से आप सदैव बचते रहें और आपको सम्यक ज्ञान हो कि लिंग किसको कहते हैं, वचन किसको कहते हैं, कारक किसको कहते हैं, और आप कभी भी इन चीजों को भूलो ना, और ना ही प्रश्न यहां से गलत करो। तो आपको संज्ञा के बाद ही इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिंग, वचन और कारक तीनों संज्ञा के ही रूप होते हैं, परंतु इनके काम अलग अलग होते हैं। लिंग की परिभाषा अभी आगे बनाएंगे, हम देखेंगे, समझेंगे, आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और आज तक अगर लिंग समझ में नहीं आया है तो लिंग को आपको अच्छे से समझना आज चाहिए। आपका स्वागत है, जल्दी से आ जाइए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइज। बहुत बहुत शानदार आज सुबह है, और विद्या की जो देवी मानी जाती हैं श्री सरस्वती जी, आज उनके प्राकट्य दिवस है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। तो आज वसंत पंचमी है। आज से मौसम बदलने लगता है और लगभग वसंत तो प्रारंभ हो ही गया है। तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके हृदय में विराजमान होकर के आपके समस्त प्रकार के अंधकारों को दूर करने में और आपके भीतर ज्ञान की निरंतर ज्योत जो है वो जगती रहे, ये मेरी उनके भगवती के चरणों में प्रार्थना है। ठीक है, चलिए कभी सरस्वती जी के रहस्य को समझाएंगे कि यह केवल एक देवी मात्र स्वरूप नहीं है, इसका रहस्य बहुत गहरा है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे अध्ययन की कमी रहती है, और राजनीतिक विचारधाराओं में पढ़ करके कई बार हम अनाप शनाप भी चीज़ें कह जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और चीज़ों के महत्व को और रहस्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिना जाने कभी भी किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यही एक पढ़े लिखे व्यक्ति का और मनुष्य का लक्षण है। तो हमारा जो आज टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्या है? हाँ हाँ, जल्दी से आप जी। गुड मॉर्निंग तो हो गया है दोस्तों, गुड मॉर्निंग तो हो गया है जी। हाँ, बारिश तो होती ही है। चलिए, हाँ, कोई कह रहे हैं आप सही नहीं पढ़ाते। सरकार आप पढ़ाना सिखा दो हमें, हमको तो आता ही नहीं है पढ़ाना, आप सिखा दो। आप आ जाओ, मैं आपकी चरण सेवा करूंगा और आपसे पढ़ना सीखूंगा। मैं जरूर, जो भी आप मुझे सिखाना चाहें वो मैं सीखूंगा जरूर। पर जो अभी गुरुजनों की प्रेरणा से मैं पढ़ा पा रहा हूं उसको गंभीरता से देखिए। तो यहां पर क्या है, टॉपिक का नाम है लिंग। अंग्रेजी भाषा में इसी को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा में इसी को जेंडर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को जेंडर कहा जाता है। लिंग अंग्रेजी भाषा में इसी अध्याय को जेंडर कहा जाता है। आप सबको पता है, जब भी हम किसी अध्याय को शुरू करते हैं, जब भी हम किसी अध्याय को शुरू करते हैं तो उस अध्याय के नाम का, उस अध्याय के नाम का, एक मिनट दोस्तों वेट करिए। हाँ, ठीक है। तो लिंग जो है, इसके शाब्दिक अर्थ को हमको समझना जरूरी है, इसके शाब्दिक अर्थ को देखना जरूरी है। देखो, लिंग से क्या पर्याय निकालते हैं हम लोग। देखो, मैं पढ़ाता हूं बहुत ओपन तरीके से। आप में से कुछ लोग मुझसे मूल विधि भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ी होगी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो मेरे लिए कुछ भी छुपाव दुराव नहीं है और मैं तो तरीके से बात करता हूं। लिंग शब्द के मायने क्या हैं समाज में आमतौर पर? तो लिंग का मतलब होता है पुरुष का जननांग। ये कह दिया जाता है कि पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट होता है, जननांग जो होता है, उसको लिंग कहा जाता है। तो इतना ही इसका अर्थ नहीं है, यहां पर ये रूढ़ हो गया है। रूढ़ होने का मतलब है इसी अर्थ में ये प्रयोग होने लगा है, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। लिंग जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत, यह संस्कृत भाषा का शब्द है।
संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसके अर्थों की अगर हम लोग चर्चा करें, अगर इसके शाब्दिक अर्थों की हम लोग चर्चा करें प्यारे, तो शाब्दिक अर्थ में इसका क्या आ जाता है? शाब्दिक अर्थ आता है प्रतीक। इसके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, परंतु सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है प्रतीक या निशान, या क्या है? निशान। निशान को लिंग कहा जाता है कि भाई इस चीज का निशान है, इस चीज का प्रतीक है, या इस चीज का ये चिन्ह है। कई बार इसका अर्थ लक्षण के अर्थ में भी जाता है। किसमें? लक्षण। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ आपके निकलते हैं। क्या यहां पर किसी अर्थ में पुरुष का जननांग आया? बहुत सारे लोग हमारे देश में क्या है कि अशिक्षा बहुत है, शिक्षा का अभाव है, और वो चीज कहां पर दिखाई देती है? तो जो हमारी मीडिया है, हमारी मीडिया में ये चीज दिखाई देती है कि हमारी मीडिया में विशेषकर क्या, या तो धर्म पर बात होती है या जाति पर बात होती है। तो उसमें क्या होता रहता है कि जब धर्म का मुद्दा हावी करना होता है तो पॉलिटिशियन के कहने पर मीडिया, कुछ प्लेटफॉर्म्स क्या काम करते हैं कि कुछ हिंदुओं को बिठा लेंगे, कुछ मुस्लिमों को बिठा लेंगे, और बिठाने के बाद फिर डिबेट करवाएंगे। जैसे एक कोई मामला चला था शिवलिंग से संबंधित, तो कोई व्यक्ति कह रहा था कि अरे तुम तो शिवलिंग की पूजा करते हो, शिव के प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो, पर ऐसा नहीं है। शिवलिंग का मतलब शिव का प्राइवेट पार्ट नहीं है। शिवलिंग का मतलब है शिव का प्रतीक, कि हम जिसको शिव का लक्षण मानते हैं, जिसको शिव का चिन्ह मानते हैं, जिसको शिव का निशान मानते हैं, उसको शिवलिंग कहा जाता है। वो कोई लिंग थोड़ी है कि वो जननांग है शिव का, ऐसा नहीं है। तो इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? प्रतीक, निशान, चिन्ह या लक्षण। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। तो तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी कि चलो सर, शाब्दिक अर्थ तो हमको पता लग गया कि प्रतीक है, निशान है, चिन्ह है, लक्षण है। ये यहां पर ये हिंदी में जब प्रयोग हो रहा है, अब संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तो हिंदी में प्रयोग होने का आशय क्या है? हिंदी में प्रयोग होने का आशय, हिंदी में प्रयोग किए जाने का आशय, हिंदी में प्रयोग किए जाने का आशय, प्रयोग किए जाने का आशय, हिंदी में प्रयोग किए जाने का आशय। आशय क्या होता है? इंटेंशन को आशय कहा जाता है। तो आशय क्या है? तो यहां पर सीधे सीधे है, ये जाति बताने के लिए। किसके लिए? जाति बताने के लिए, जाति बताने के लिए, जाति बताने के लिए। और जाति भी कौन सी? नर अथवा स्त्री जाति, नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए, नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए, नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए, नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए हम इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर जाति है या स्त्री जाति है, नर जाति है अथवा स्त्री जाति है। ये एकदम नहीं बोलना चाहिए हमेशा कि भाई लिंग का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात भी नहीं आई है, अभी तो हम वहां पर चलेंगे, चीजों को समझेंगे, क्रमशः देखना होगा। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ यह है, हिंदी में प्रयोग किए जाने का आशय कारण जाति बताने के लिए, नर अथवा स्त्री जाति बताने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है, लिंग होता क्या है? अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास क्या है कि लिंग है क्या? लिंग है क्या? व्याकरणिक रूप से लिंग है क्या? लिंग है क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा संज्ञा का रूप है। क्या है बाबू? ये संज्ञा का रूप है। क्या है बेटा? ये संज्ञा का रूप है। ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहीं से आपकी परिभाषा निर्मित होगी पूरी की पूरी। गंभीरता से देखते जाइए। हम परिभाषाओं को लाइन वाइज नहीं लिखेंगे, हम परिभाषाओं को रटेंगे नहीं। जैसे डेरिवेशन होता है साइंस में, डेराइव किया जाता है, चीजों को निकाल करके लाया जाता है, गणित में सिद्ध किया जाता है, उस आधार पर चीजों को करेंगे। तो लिंग क्या है? संज्ञा का रूप है जो क्या काम करता है? किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर और स्त्री जाति होने का बोध करवाता है। क्या परिभाषा निकल करके आ रही है? क्या चीजें समझ में आ रही हैं? संज्ञा का रूप कैसे हो सकता है? और यहां पर नोटिस आप एक चीज करो कि संज्ञा का रूप है जो नर जाति और स्त्री जाति बताने का काम करेगा। तो मुझे एक बात सीधी सच्ची बताओ, अगर मैं नर के नीचे लड़का लिख दूं, अगर मैं नर के नीचे लड़का लिख दूं और अगर मैं स्त्री के नीचे लड़की लिख दूं, जाति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नर और स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सब चीजें भूलकर ये चीज देखो कि लड़का क्या है,
लड़का क्या है और लड़की क्या है। तो अगर हम लड़का कह रहे हैं या हम लड़की कह रहे हैं तो आपको भी ये बात पता है, मैं अभी आपको संज्ञा पढ़ा करके आया हूं कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है। बात सही है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। परंतु लड़का संज्ञा का रूप होते हुए भी, लड़की भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है, परंतु दोनों का आशय क्या है, दोनों बता क्या रहे हैं, ये किस जाति की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं लड़का नर जाति की ओर इशारा कर रहा है और लड़की स्त्री जाति की ओर इशारा कर रही है। ये शब्द नर और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी पूरी की पूरी परिभाषा अब जो बन करके आएगी, जो परिभाषा हमको यहां पर इसकी लिख देनी होगी, वो परिभाषा बहुत सरल होगी, उसको हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, आपको लगता होगा मास्टर जी पूरे बोर्ड पर फिर जाते हैं, पर मूल बात यह है कि मुझे इसी तरह से पढ़ाना पसंद है, अच्छा लगता है मुझे ऐसे पढ़ाना परिभाषा, क्योंकि इससे समझ बहुत गहरी बनती है। तो परिभाषा में इसमें क्या लिखें, लिंग की परिभाषा, तो सीधे ही सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे 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 किसी व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर या स्त्री जाति होने का पता चलता है। नर या स्त्री जाति होने का, नर या स्त्री जाति होने का पता चलता है, बोध होता है, लिंग कहलाता है। चलता है, पता चलता है या बोध होता है, यह क्या होता है, बोध होता है, बोध होता है, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, लिंग कहलाता है। आज आपने बहुत गंभीरता से इस चीज को समझा होगा, बहुत गंभीरता से इसको जाना होगा। तो हमने देखा कि लिंग क्या है, तो संज्ञा का रूप है। काम क्या करता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर और स्त्री जाति होने का बोध कराता है, वो लिंग कहलाता है। तो यहां से पूरी की पूरी परिभाषा हम लोगों ने डिराइव कर ली है। एक बार मुझे बताओ थम्सअप करके, क्या लिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या लिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए एक बार। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप 9 बजे ठीक उपस्थित हो जाएं, खुद आकर के देख लें। हाँ, क्या लिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लिंग वास्तविकता में क्या है? अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई लिंग क्या होता है, तो आपको सीधे बोलना है कि लिंग संज्ञा का रूप है जो किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की नर और स्त्री जाति होने का बोध कराता है। दैट्स ऑल, बात खत्म। इतना सा सिंपल है। आज के बाद अगर कोई पूछे लिंग क्या है, तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा लिंग का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। तो लिंग क्या है, संज्ञा का रूप है। देखो आप क्या है, एक्चुअल में संज्ञा ही है, लिंग संज्ञा है, उसी का रूप है जो नर और स्त्री जाति होने का बोध करा रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम एक काम करते हैं, अब हम यहां पर एक काम करते हैं, हम यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं कि भाई लिंग के भेद कितने हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी एक ट्रिक भी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा और बताने का प्रयास करूंगा। जी जी, ठीक है। एक गंभीर बात मैं आपको बताता हूं, जितने भी हिंदी के अध्याय हैं, चाहे तो वर्णमाला हो गया, चाहे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण, अव्यय, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास इत्यादि जितने भी हैं हमारे, इनमें सब में अध्यायों में, इन सब चैप्टर्स में इनके भेद बताए गए हैं, टाइप्स बताए गए हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, है ना, विशेषणों के कितने भेद हैं, क्रिया विशेषणों के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं। तो इनके भेदों की संख्याएं पूछता है कि 2 हैं, 5 हैं, कैसा है, ये सब चीजें पूछने की वहां पर आपसे कोशिश करता है। तो आपको क्या काम करना है, किसी भी एक प्लेन चार्ट पर कोई भी चार्ट अपने कमरे में लगाओ
और सारे के सारे जिसके भेद हैं कि संज्ञा के भेद इतने और ये हैं, सर्वनाम के भेद इतने ये हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर में फ्री का यहां से देखने के लिए मिल जाता है। आप जाओ तो चाहो देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिंग के भेदों की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं बाबू? लिंग के भेदों की चर्चा करते हैं। भेद को ही टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेद को ही टाइप कहा जाता है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो विशुद्ध अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं, तो उनको कहीं ऐसा ना लगे कि भेद का मतलब क्या होता है। तो भेद का मतलब यहां पर बच्चे टाइप से है। तो आपको मैं एक बात समझाऊं कि हिंदी में लिंग के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? दो भेद माने गए हैं। दो भेद माने गए हैं। अगर आप अंग्रेजी भाषा में देखो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, या आप संस्कृत में देखो, तो अंग्रेजी और संस्कृत में लिंग के तीन तीन भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? तीन तीन भेद माने गए हैं, जिसमें आपका पुल्लिंग है, जिसमें आपका स्त्रीलिंग है, जिसमें आपका नपुंसक लिंग या उभय लिंग है। परंतु हिंदी में नपुंसक और उभय लिंग जैसा कोई भेद नहीं होता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। तो दो भेद कौन कौन से हैं बाबू? तो दो भेदों में पहला भेद है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग, है ना, पुल्लिंग। और दूसरा क्या आ जाता है? स्त्रीलिंग। दूसरा क्या आ जाता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। देखो, अब स्त्री, आप पर्यायवाची शब्द मेरे साथ पढ़ोगे। मैंने आपको बताया था कि मैं रटवाता नहीं हूं चीजों को, मैं समझाने की कोशिश करता हूं हर चीज। तो हम मैक्सिमम शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो जब किसी महिला का पर्यायवाची आता है तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। वामा आता है, भामा आता है ना, स्त्री आता है, औरत आता है, तमाम शब्द आपके आते हैं, वनिता आता है। तो इन शब्दों के मायने हैं। जैसे कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हम लोग बोलते हैं, जिसमें इंदिवर है, जिसमें अंबुज है, जिसमें आपका पुंडरीक है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। शतदल आता है। शतदल, शत मतलब 100, दल मतलब पत्तियां, जिसमें 100 पत्तियां होती हैं, उसको शतदल कमल कहा जाता है। पुंडरीक किसको कहा जाता है? जो सफेद कमल होता है उसको पुंडरीक कहा जाता है। इंदिवर किसको कहा जाता है? जो नील कमल होता है उसको इंदिवर कहा जाता है। तो इन शब्दों के अर्थ को जब आप जानने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो यहां पर आपको जानना है स्त्री किसको कहा जाता है। स्त्री उस जीव को कहा जाता है जिसमें अपने ही समान दूसरे जीव को पैदा करने की क्षमता होती है। तो आपने देखा होगा जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी मादाएं होती हैं, वो सब क्या काम करती हैं? अपने गर्भ से अपने ही समान बालक को उत्पन्न करने की क्षमता उनमें रहती है। पुरुष को स्त्री नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसके भीतर वह क्षमता नहीं है कि वह अपने गर्भ में, उसका गर्भ भी नहीं होता है, उसका गर्भाशय भी नहीं होता है, तो वह अपने समान दूसरे जीव को पैदा नहीं कर सकता है। तो यहां पर पुल्लिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग है। ये दो भेद आपके माने जाते हैं। एक चीज आपको एक नोट के रूप में लिख लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें लिखना है कि हिंदी में नपुंसक 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 या उभयलिंग नहीं होता है ना, उभयलिंग नहीं होता है, उभयलिंग नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो, पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज समझाता हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात पूछेगा लिंग क्या है, परिभाषा पूछ सकता है, तो अर्थ पूछ सकता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो वो आपको बता देना होगा, है ना, वो आपको बता देना होगा। तीसरी बात आपसे पूछता है, कोई भी शब्द देता है, ठीक है, कोई भी शब्द देगा कि बताओ इसका लिंग क्या है, ठीक है, या क्या बोलेगा कि 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पेपर में, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, या नहीं है पुल्लिंग, या नहीं है स्त्रीलिंग, इस तरह से। तो शब्दों के लिंग ज्ञात करना, यानी कि आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछता है, एक इसको भी नोट के तौर पर आप लिखें, यहां पर इसको भी नोट के तौर पर लिखो कि परीक्षा में, वो परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा में एग्जामिनर, परीक्षक, एग्जामिनर क्या काम करता है, शब्दों के लिंग को पहचान की बात करता है, शब्दों के लिंग की पहचान, शब्दों के
लिंग की पहचान से, शब्दों के लिंग की पहचान कराना चाहता है, कराना चाहता है, कराना चाहता है, कराना चाहता है, कराना चाहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न आपके सामने रैंडम लिख रहा हूं, रैंडम रैंडम एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं, इसमें लिखेंगे कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, आपको उत्तर दिलवाऊंगा मैं भी, कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन में मैं यहां पर लिखता हूं, ऑप्शन में यहां पर मैं लिखता हूं क्या, कि मंगल हमने लिख दिया यहां पर। ठीक है, मंगल हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम यहां पर लिख देंगे आम, उसके बाद हम यहां पर लिख देंगे पृथ्वी, और उसके बाद हम यहां पर लिख देंगे व्याख्यान। इस तरह से प्रश्न आपके पास आते हैं। तो पूछेगा इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है या स्त्रीलिंग नहीं है, या पूछेगा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसका उत्तर दो आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पुल्लिंग नहीं है। मंगल, आम, पृथ्वी और व्याख्यान, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। बताइए दोस्तों। बहुत शानदार, बिल्कुल, ये बहुत सरल भी है, आपने पहचान भी लिया होगा। इसमें इस प्रश्न को दो तरह से सही किया जा सकता है। कैसे? बहुत गंभीरता से, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन सही करने हैं 37 में 37। तो यहां पर क्या कोर कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे, यहां पर कोर कॉन्सेप्ट यह है कि दो तरह से आप प्रश्न को सही कर सकते हो। पहली बात तो ये बहुत शानदार, इसका उत्तर मैं मान गया, इसका उत्तर हमारा यहां पर सी है, पृथ्वी इसका उत्तर है, पृथ्वी, पृथ्वी इसका उत्तर यहां पर है। तो पहला तरीका क्या है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी कुछ नियम हमको जानने पड़ेंगे, वहां से पता लग जाएगा। जैसे उसमें क्या बात आती है कि जितने भी ग्रह होते हैं उनके सबके नाम आपके क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। चाहे मंगल बोलो तो मंगल, इस आधार पर देखो मंगल क्या हो जाएगा, मंगल जो है वह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ग्रह है, साथ में मंगल वार भी होता है। तो जितने वारों के नाम हैं और महीनों के नाम हैं वो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। महीनों में जनवरी, फरवरी, मई और जो जुलाई है ये आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं, अपवाद हैं, ये बात अलग है। तो मंगल दिन भी है और आपका ग्रह भी है, तो पुल्लिंग हो गया। जितने भी वृक्षों के नाम हैं उन वृक्षों के नाम भी आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। ये ऐसे नियमों से आप याद रख सकते हो, ठीक है। परंतु नियम में ही एक बात यहां पर स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलती है कि ग्रहों के जो नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, परंतु वहां पर अपवाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी ग्रह होते हुए भी क्या है, ग्रह होते हुए भी ये अपवाद है और ये स्त्रीलिंग आपकी मानी जाती है। तो इसने पूछा है पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। और व्याख्यान, तो इस तरह की जो संज्ञाएं होती हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। ये आप नियमों के आधार पर कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे नियम याद भी नहीं रहते, तो एक तरीका है जिनसे आप लिंग शब्द, लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो हम यहां पर एक बात लिखते हैं अलग से, एक छतरी बनाते हैं बढ़िया वाली, और उस छतरी के अंतर्गत इन सब बातों को लिखेंगे। छोटा छतरी, छोटा राजन, ठीक है, सुने हैं अपने पिक्चरों में नाम रहते हैं। तो यहां पर इसमें लिखना है लिंग की पहचान। लिंग की पहचान कैसे करें, लिंग की पहचान कैसे, लिंग की पहचान कैसे करें, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली बात करनी है हमारे पेपर में क्वेश्चन सही होने की। तो लिंग की पहचान कैसे करें, तो इसके बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि सर्वनाम के माध्यम से भी आप पहचान कर सकते हो, ठीक है, पहचान कर सकते हो। तो जैसे आप बोलने लगो, इसमें सर्वनाम के माध्यम से पहचान कैसे बताई जा सकती है कि मेरा और मेरी, कि जिसके सामने मेरा आए आपको मेरा ही लगाना पड़े या मेरी लगानी पड़े। जैसे मेरा बैग, तो बैग जो शब्द है उसको आप बता दोगे मेरा बैग सर्वनाम के माध्यम से। और बुक के सामने मेरा पुस्तक नहीं लगा सकते हो आप स्वाभाविक उसे मेरी पुस्तक कहोगे। तो मेरा है तो पुल्लिंग है, मेरी है तो स्त्रीलिंग है। इस तरह से बात करते हैं। कई बार विशेषण के माध्यम से भी इसको देखने का प्रयास किया जाता है
कि अच्छा और अच्छी या और भी तमाम चीजें, कि अच्छा आ गया अगर पहले, क्योंकि विशेषण पहले आता है, बाद में भी आ जाता है, तो विशेषण जो होता है वो भी पहचान करवाता है, वो भी पहचान करवाने का काम करता है कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा व्यक्ति, है ना, इस तरह से, अच्छी स्त्री, इस तरह से आपकी बात आ जाती है। परंतु इसका जो सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, परंतु इसका सबसे प्रभावी तरीका जो होता है लिंग की पहचान करने का, वो सिंपल है। इसकी आप पहचान क्रिया के माध्यम से करो, सबसे शानदार, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज पे ध्यान रखो कि क्रिया के माध्यम से पहचान करनी है। कैसे करनी है? क्रिया को देखकर, क्रिया को देखकर, क्रिया को देखकर, क्रिया को देखकर शब्द के लिंग की पहचान की जा सकती है। शब्द के लिंग की, अब मैं बताऊंगा कैसे। शब्द के लिंग की पहचान, ये सबसे जानदार और शानदार तरीका होता है प्यारे, पहचान की जा सकती है। शब्द के लिंग की पहचान की जा सकती है। तो वो तरीका कौन सा है, जैसे आप उसकी पहचान करोगे? तो तरीका सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है कि जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से सुने, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना है, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना है, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मतलब पता करना है जिसका, उसे वाक्य में प्रयोग करें, उसे वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य में प्रयोग करें उसका, उस पर एक वाक्य बनाएं, उसे वाक्य में प्रयोग करें, उसे वाक्य में प्रयोग करें, है ना, यानी कि उस पर, उसे एक सेंटेंस के अंतर्गत आप लें, और उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव, और उसका प्रभाव क्रिया पर देखें, और उसका प्रभाव क्रिया पर देखें, यह तरीका होता है। और उसका प्रभाव क्रिया पर देखें, सबसे पहले क्या काम करना है, जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना है उसे वाक्य में प्रयोग करें, और फिर क्या काम करना है, उसका प्रभाव क्रिया पर आपको देखना है। जैसे ही आप क्रिया पर उसका प्रभाव देखोगे, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं, ये हमने यहां पर 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहला हमने लिख रखा है मंगल। सपोज करो हमको कोई नियम नहीं आता है, यह मंगल ग्रह के बारे में बात हो रही है। दूसरे नंबर पर क्या था हमारा, दूसरे नंबर पर था हमारा आम, ठीक है, आम, आम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, पृथ्वी, 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 और उसके बाद हमारा आ जाता है व्याख्यान। सपोज करो हमको इनके बारे में कोई भी नियम पता नहीं है, जैसे व्याख्यान के लिए हमको कोई नियम पता नहीं है, उन 3 के लिए तो हमको नियम पता है, मंगल, आम, पृथ्वी, क्योंकि वो ग्रह का नाम है, पृथ्वी उसी का ग्रह का अपवाद है, और आम जो शब्द है ये वृक्ष का नाम है। ये क्या है, वृक्ष का नाम है, आम का वृक्ष। तो इनका हमको पता है कि वृक्षों के नाम आम तौर पर पुल्लिंग होते हैं, परंतु व्याख्यान के लिए ऐसा कोई हमने नियम नहीं पढ़ा है। तो अब हमको क्या काम करना है, इनको वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य बनाओ, आप वाक्य बनाओ, कुछ भी रैंडम आप वाक्य बनाओ, मैं भी वाक्य बनाता हूं, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मंगल के बारे में जैसे मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मंगल के बारे में कोई भी वाक्य अगर हम बनाएं, बहुत ही सिंपल वाक्य बनाना है, और वाक्य इस तरह से निर्मित होना चाहिए कि उसका क्रिया पर असर पड़े। जैसे, जैसे मंगल ग्रह, मंगल रात में आकाश में चमकता है। क्या करता है बाबू, मंगल रात में आकाश में चमकता है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद आगे बनाते जाओ, पहले बाद में समझाता हूं मैं। आम के बारे में चीजों को देखो, आम, आम एक मीठा फल होता है, आम एक मीठा फल होता है, आम एक मीठा फल होता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के बारे में बनाओ। पृथ्वी के बारे में अगर हम बना रहे हैं तो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और व्याख्यान, व्याख्यान मतलब व्याख्या करना। तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर व्याख्यान देता है, प्रोफेसर, है ना, व्याख्यान देता है। ये तो प्रोफेसर के संदर्भ में आ गया, तो हमको कर्तृवाच्य के आधार पर चीजों को देखना है। तो सीधे ही बोलो
कि व्याख्यान दिया जाता है, सीधे ही, बहुत सरलता में रखो, ये व्याख्यान दिया जाता है, बस सीधी बात रखो, व्याख्यान दिया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है। ये आपने बनाए हैं कुछ शब्द? हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका व्याख्यान नहीं हो सकता, इसका बखान नहीं हो सकता। तो अब आप बहुत गंभीरता से देखो कि हमने मंगल लिखा, हमने आम लिखा, हमने पृथ्वी लिखा और हमने व्याख्यान लिखा। तो हमने इनको वाक्य में प्रयोग किया। और बाबू क्रियाएं कहां पर हैं? क्रियाएं आपकी ये रही, यहां पर स्पष्ट रूप से देखो, क्रिया चमकता है, ठीक है, होता है, घूमती है, जाता है, तो ये क्रिया है। तो अगर ये मंगल स्त्रीलिंग होता तो चमकती होना चाहिए था। यहां पर इसका क्रिया पे प्रभाव देखो, तो क्रिया पर प्रभाव जैसे ही हमने देखा तो हमने पाया कि तो चमकता है, भाई ये तो पुल्लिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो चमकती आता, ना कि चमकता आता। उसके बाद आम एक मीठा फल, आम होता है, ठीक है, आम होता है, आम होता है, ना कि होती है। तो आम होता है, ये क्रिया पर इसका असर दिखाई दिया, तो होती नहीं, होता है, तो आम के बारे में यहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि घूमता है, ये ध्यान से रखना है। तो वाक्य में प्रयोग किया और उसके बाद हमने उसको देखने का प्रयास किया कि भाई क्रिया पर इसका असर ऐसा है, तो तुरंत हमको पता लग जाएगा कि ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है। और व्याख्यान दिया जाती नहीं, दी जाती है, ठीक है, व्याख्या की जाती है और व्याख्यान दिया जाता है ना, व्याख्या की जाती है, देखो एक ही शब्द है, अगर न हटा दोगे व्याख्या तो व्याख्या की जाती है और व्याख्यान दिया जाता है। तो व्याख्यान दिया जाता है, ना कि जाती है, तो यहां पर हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें और वाक्य में प्रयोग करने के बाद क्रिया पर उसका असर देखें, तो क्रिया पर उसका असर तुरंत आपको इशारा कर देगा कि भाई ये पुल्लिंग है या ये भाई स्त्रीलिंग है। इज दैट क्लियर? हाँ, इमली, हाँ, वृक्षों के जो नाम होते हैं उनमें इमली है, खेजड़ी है, लीची है, ये अपवाद हैं। अभी बताएंगे इन सब चीजों को। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको आप गंभीरता से देखते चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सब चीजें समझ में आएंगी। यहां तक बताओ कि यहां तक स्थिति क्लियर हुई या नहीं हुई। समझ में आया कि जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि लिंग की पहचान आपको कैसे करनी है। देखो, चैप्टर को अगर आप तरीके से पढ़ने का प्रयास करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अरे बताएंगे भाई, अजवाइन क्या है, टिंडे क्या है, लौकी, रुक तो जाओ। बताओ, समझ में आ गया ना? एक बार दिल से मेरे को बताओ, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ऐसे पहचान कर सकते हो आप, और कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसकी पहचान इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। बहुत सरलता से इसकी पहचान आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो मुझे आपसे जानना है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताओ। एक एक उदाहरण, मैंने बताया दही शब्द, दही, तो दही को वाक्य में प्रयोग करो, दही को वाक्य में प्रयोग करो, और मुझे जानना है कि दही का लिंग क्या है। देखूं मैं मेरे बच्चों को कुछ आता है क्या? हाँ, देखूं, दही को वाक्य में प्रयोग करके लिंग बताओ उसका। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। आप धैर्य के साथ पढ़ते रहो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। दही के बारे में बताओ। हम्म हम्म दही क्या है? हम्म बहुत शानदार, लाइन लगाकर आंसर आ रहे हैं। पर दही को तुम पुल्लिंग बोल रहे हो, पर दही तो क्या होती है? मम्मी दही लाना, तो मम्मी दही लाई। मम्मी दही तो खट्टी है, क्या है? दही तो खट्टी है। तो भाई ये खट्टा नहीं है ना? आम कैसा है? जो कच्चा आम होता है आम खट्टा है, परंतु दही तो खट्टी है। और दही जब खट्टी होती है तो भाई साहब ये तो स्त्रीलिंग होनी चाहिए, ये तो स्त्रीलिंग होनी चाहिए। क्यों? खट्टी नहीं है, खट्टी है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए नहीं। ये जो प्रयोग हम करते हैं दही के साथ में, दही के साथ में हम खट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं ये गलत है।
वस्तुतः सही प्रयोग क्या होता है, ये प्रयोग ही गलत है। यहां पर प्रयोग क्या आ जाएगा, दही खट्टा है। मम्मी बोलेगा बच्चा, हाँ जी दही ला दो, दही खाए तो दही खट्टा होता है, ना कि दही खट्टी होती है। तो ध्यान रखना है, हमेशा खट्टा है, तो यहां पर खट्टा होने के कारण क्या आ जाएगा, ये हमेशा पुल्लिंग आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब हमने यहां पर बहुत बढ़िया शानदार, जितने भी लोगों ने पुल्लिंग लिखा, दही खाया जाता है, ठीक है। वैसे दही खाई जाती है, तो ये ऐसा हमको लगता है कि ये स्त्रीलिंग होगा, परंतु ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, और पेपर में भर भर के पूछा जाता है। तो हमने यहां पर पहचान के बारे में सारा डिस्कशन किया, एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम एक एक करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं, और इनके पहचान संबंधी कुछ जो नियम बने हुए हैं उनकी चर्चा करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे द्वारा यहां पर लिखा जाएगा पुल्लिंग। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हम लोग यहां पर लिखते हैं पुल्लिंग, और पुल्लिंग की जो परिभाषा है वो हमारे द्वारा क्या लिखी जाएगी, पुल्लिंग क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे यहां पर पुल्लिंग। और पुल्लिंग की परिभाषा आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, तो क्योंकि आप देखो यहां पर पुल्लिंग, तो पु जो शब्द है ये पुरुष जाति का बोधक है, लिंग का मतलब संज्ञा का रूप, तो यहीं से आपको चीजें पता होनी चाहिए। लिंग की वजह से क्या लिखा जाएगा कि भाई संज्ञा का रूप, तो परिभाषा क्या बनेगी, संज्ञा का वह रूप, परिभाषा क्या बनेगी, संज्ञा का वह रूप जिससे क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के इस पुरुष जाति होने का पता चलता है। क्या, जिससे जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, व्यक्ति अथवा वस्तु की पुरुष जाति होने का पता चलता है। पु देखो, लिंग का मतलब तो संज्ञा का रूप आया, और पु का मतलब पुरुष जाति, और किसकी, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पुरुष जाति होने का, क्या होने का, पुरुष जाति होने का पता चलता है। पुरुष जाति होने का, पुरुष जाति होने का पता चलता है, पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं बाबू, पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। यह बात आपको अच्छे से जाननी और समझनी चाहिए। जैसे इसके उदाहरणों में बहुत सरल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जैसे हम लिखें यहां पर लड़का, तो लड़का शब्द पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम यहां पर लिखें लोटा, तो लोटा शब्द पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम यहां पर लिखें घड़ा, तो घड़ा शब्द यहां पर पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम यहां पर लिखें घोड़ा, तो घोड़ा शब्द यहां पर पुल्लिंग शब्द है। तो संज्ञा का वह रूप, आप सब एक चीज नोटिस करते जाइएगा कि जितने भी उदाहरण चाहे तो पुल्लिंग में दिए जाएंगे या स्त्रीलिंग में दिए जाएंगे, मूलतः वो संज्ञा के ही रूप रहेंगे। तो लड़का, लोटा, घड़ा, घोड़ा, ये देख सकते हो आप सब चीज यहां पर। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब पुल्लिंग शब्द आपके हो जाएंगे। ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, संज्ञा की थर्ड क्लास वहीं पर आपको दिखेगी, नहीं दिख रही है, दही तो खट्टी है, यही तो खेल है। यही तो खेल है मेरे भाई। चलो ठीक है, तो आदि आदि, इसमें आदि 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 आप लिख सकते हो, आदि आपके द्वारा लिखा जा सकता है, आदि लिखा जा सकता है। चलो अब यहां पर हम एक चीज लिखते हैं, अब हम एक चीज लिखते हैं यहां पर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या लिखते हैं, पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम, पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम, पुल्लिंग शब्दों की पहचान संबंधी नियम के आप वैसे तो पता कर ही सकते हो, वाक्य में प्रयोग करके क्रिया पर उसके प्रभाव को देख सकते हो, क्रिया में उसके असर को देख सकते हो, पर यहां पर बात क्या आ जाएगी कि आपको कुछ नियम भी जानने चाहिए जिससे आप देखते ही पता लग जाओ, अच्छा ये तो क्या है, ये तो भाई पुल्लिंग शब्द है। तो यहां पर पहचान संबंधी नियमों में सबसे पहले आपको एक चीज लिखनी और नोटिस करनी चाहिए। पहले नियम को हम यहां पर जानते हैं कि सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं, सभी धातुओं के नाम, सभी धातुओं के नाम, धातु जो होती हैं, धातु मतलब जो मेटल्स होती हैं, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी धातुओं के नाम
पुल्लिंग होते हैं, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहां पर चीजों को देखें, उदाहरण हम यहीं पर इसका लिखते हैं। उदाहरण में जैसे हमने लिखा सोना, मैं ना चाहूं सोना चांदी, मैं तो चाहूं पिताजी का डंडा। ठीक है, पिताजी का डंडा चाहूं मैं, सोना। उसके बाद हमने यहां पर लिखा लोहा, हमने यहां पर लिखा तांबा, तांबा कॉपर, हमने यहां पर लिखा कांसा, हमने यहां पर लिखा रांगा, रांगा भी एक धातु होती है, पता कीजिएगा। यहां पर आपने लिखा पीतल, आपने यहां पर लिखा टिन, टिन लिखा आपने यहां पर। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो लिख सकते हैं वैसे, एल्यूमिनियम, पर एल्यूमिनियम शब्द जो है वह हिंदी में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये इसके उदाहरण आदि आदि। अब तमाम धातुएं हैं, पारा भी एक धातु है, पारा, पारा लिख सकते हैं। पारा, पारा क्या है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है पारा। आपने सुना होगा ना पारस पत्थर, पारस पत्थर के बारे में सुना है आपने? पारस पत्थर, एक पारस पत्थर की बहुत बात बताई जाती है कि पारस पत्थर जो होता है उसको आप लोहे से टच करवा दो या आप उसको तांबे से टच करवा दो, वो सोना बन जाता है। तो आपको लगता होगा क्या फालतू की बकवास है। वस्तुतः पारद जो होता है वो पारा ही होता है। पारा, जो पारा होता है, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, एक शास्त्र है, रस शास्त्र। एक नागार्जुन नाम के रसायनज्ञ बहुत बड़े हुए, उनके, वो जिस राजा के राज्य में रहते थे तो उस राज्य में अकाल आ गया, दुर्भिक्ष आ गया, लोग भूखों मरने लगे। तो राजा की जिम्मेदारी है कि अपनी प्रजा को मरने से बचावे, तो उन्होंने नागार्जुन को याद किया। हाँ, उन्होंने नागार्जुन को याद किया कि भाई ये कुछ समाधान करो। तो उन्होंने कहा ठीक है हजूर, मुझे एक लैब का इंतजाम करवाइए और मैं वहां पर जाकर के शोध करूंगा, रिसर्च करूंगा। तो उन्होंने वहां पर जाकर रिसर्च करी, कुछ महीने वहां पर वो रहे, 1-2 महीने रहे वहां पर, और उन्होंने कहा राज्य में जितना तांबा है सब भेज दो हमारे पास। और उन्होंने एक कला होती है जिसको कीमियागिरी कहा जाता है। पुराने जो वैद्य होते थे, अभी जिनको हकीम कहा जाता है, पर पुराने जो वैद्य होते थे, अब तो डॉक्टर हैं, वैद्य समझते होंगे, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले जो व्यक्ति थे, तो उनके पास ये विद्या रहती थी, कीमियागिरी। तो वो लोहे से और तांबे से सोना बनाने की विधियां जानते थे। आज भी ये विधि भारत में है और बड़ी गुपचुप है, बड़ी गोपनीय है। तो हमारे शहर में भी एक ऐसे वैद्य का नाम बताया जाता है, नाम तो मुझे उनका नहीं पता है, अब वो नहीं है, तो लोगों ने इस विद्या को नहीं बताया। तो उन्होंने क्या हुआ, पारा जो होता है इसके 16 संस्कार किए जाते हैं, अलग अलग तरह। संस्कार करने का मतलब है अलग अलग तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है। और जब 16वां प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो यही पारद सिद्ध हो जाता है, और ये ऐसे तरल नहीं रह पाता, ठोस हो जाता है, तो यही पारस पत्थर बन जाता है। उसको आप लोहे से छुआओ तो स्थिति अलग हो जाती है। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी आपको, पर यह विशुद्ध रसायन विज्ञान है। तो सोना, लोहा, तांबा, कांसा, रांगा, पारा, पीतल, टिन, एल्यूमिनियम, तो ये सब के सब नाम क्या हैं? ये सब के सब आपके क्या हैं? पुल्लिंग कहलाएंगे। सोना महंगा हो गया है, लोहा काला दिखता है, तांबा अच्छा है ना, तांबा सस्ता हो गया। ये अब आपको लगेगा सर ये जो कांसा है, जो पीतल है, तो मिश्र धातु है, परंतु मूल तो धातु ही है। परंतु यहां पर एक अपवाद है प्यारे। अब आपको लग रहा होगा सर चांदी का नाम क्यों नहीं लिया? तो सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग हैं, परंतु इस नियम का एक अपवाद है, यानी कि जो इस नियम को नहीं मानता। नियम क्या है? अपवाद मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसको कहते हैं? अपवाद कहते हैं जो नियम के उल्टा चले, जो नियम के विपरीत चले। तो यहां पर सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग बताए जा रहे हैं, परंतु यहां पर एक धातु गायब है जिसका नाम है चांदी, जिसका नाम है चांदी, सिल्वर, चांदी। तो चांदी धातु होते हुए भी क्या है? चांदी धातु होते हुए भी जो धातु का नाम है ये स्त्रीलिंग होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तो केवल और केवल इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, अपवादों को भी देखते जाना है। जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में भी कुछ अपवाद आते हैं, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सोना महंगा होता है परंतु चांदी महंगी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अपवाद के तौर पर यहां पर स्थिति आपको स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? हाँ, बताइए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम जाएंगे आगे, चाय कॉफी इसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे हम आगे। सिल्वर,
सर चांदी क्या है, बताया तो है, चांदी स्त्रीलिंग है और बाकी सबके सब ये पुल्लिंग आपके हो जाएंगे। तो पहचान संबंधी नियमों को आप ध्यान रखें और अच्छे से देखते चलें। ठीक है, चलो बहुत शानदार। अब अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जितने भी अन्न हैं, अन्न अन्न मतलब जो गले से नीचे उतरते हैं, अनाजों को ही मूलतः अन्न कहा जाता है, ज्यादा विशेष व्याख्या में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहां पर दूसरा नियम क्या कहता है कि अन्न 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 या अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अन्न या अनाजों के नाम, अनाज जो होते हैं जो खाए जाते हैं, अन्न या अनाजों के नाम, अन्न या अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अन्न या अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अन्न या अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो अन्न या अनाजों के नाम, इसको हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो अन्न और अनाजों में, जैसे अन्न में क्या आ जाता है, गेहूं आ जाता है। क्या आ जाता है, गेहूं आ जाता है। जैसे इसमें चावल आ जाता है, जैसे इसमें चना आ जाता है, जैसे इसमें चना आ जाता है। जैसे कोई पूछ रहा था मटर क्या होता है, तो मटर पुल्लिंग होता है। मटर खाया जाता है, ना कि खाई जाती है, ध्यान रखना है। मटर आ गया। जैसे इसमें जौ आ गया, जौ, जौ शब्द जो है वो इसी में आ गया आपका। एल्यूमिनियम चमकता है, एल्यूमिनियम पुल्लिंग है। हाँ, ये ध्यान रखें आप, ये समझ करके चलें आप। हाँ, बाजरा लिख सकते हैं, बिल्कुल बाजरा लिखेंगे, बाजरा लिखेंगे, इसमें तिल लिखेंगे। बाजरा, बाजरा अभी सर्दी पड़ रही है, बाजरा खाना चाहिए ऐसे में, बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया। बाजरा की खिचड़ी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाओ, बहुत गर्मी देता है शरीर को बाजरा। और इसी में हम लिखेंगे तिल। तो तिल आदि, तिल आदि का सेवन इस समय करना चाहिए, बाजरे और तिल का। तिल जो होता है ये उम्र को बढ़ने से रोक देता है, बड़े औषधीय गुण इसमें होते हैं और कमाल की बात है। तो गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, बाजरा, तिल आदि ये सब पुल्लिंग हैं, परंतु बाबू यहां पर भी अपवाद हैं। और अपवाद ही सबसे ज्यादा हमारे परीक्षा की दृष्टि से जरूरी रहते हैं, क्योंकि वो पूछ लेगा, आपको लगेगा अच्छा तो अपवाद में इसमें क्या आ जाएगा। अपवाद में जैसे इसमें आ जाएगा मक्का या मकई, मक्का खाई जाती है, मक्का या मकई, ठीक है। तो मकई शब्द जो है, मकई और मक्का दोनों एक ही चीज है, तो मकई जो शब्द होता है ये आपका स्त्रीलिंग माना जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका मूंग जो होता है, मूंग भी अनाज है, यद्यपि दाल है, परंतु ये है। उसके बाद जो अरहर है, अरहर जो होता है, हरड़ कह देते हैं, अरहर कह देते हैं, तो ये आपका, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। और इसमें आपको ध्यान रखना है सरसों, तो सरसों भी अनाज के तौर पर ही है आपका। तो सरसों आदि, तो सरसों आदि मूलतः, इसमें कुछ एक दो अधिक और कम भी हो सकते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से यही है। तो अपवाद क्या है कि ये आपके अन्न होते हुए भी, अनाज होते हुए भी ये आपके स्त्रीलिंग हैं, ये आपके पुल्लिंग में नहीं आएंगे, ये आपके पुल्लिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अन्न और अनाजों के नाम, गेहूं पुल्लिंग है, चावल पुल्लिंग है, चना, मटर, जौ, बाजरा, तिल ये पुल्लिंग है, परंतु अपवाद यहां पर क्या है, मकई, मूंग, अरहर और सरसों ये अन्न और अनाजों के नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। यानी कि मकई खाई जाती है, मूंग उगाई जाती है, अरहर तोड़ी जाती है, सरसों महंगी हो गई है, ठीक है, जबकि गेहूं आपका सुनहरा दिखता है, चावल घटिया लग रहा है, न कि लग रही है, चना पतला है, मटर शानदार लग रहा है, जौ सस्ता हो गया है, बाजरा गर्म होता है, ठीक है, तिल सफेद होता है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पकड़ें और बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करें। हाँ, गेहूं की फसल, तो फसल, गेहूं की फसल, जो की शब्द आया है वो फसल के लिए आया है, गेहूं के लिए नहीं आया है, ठीक है। अब मूलतः, अब मैंने जो यहां पर बात बोली है, मैंने जो बात यहां पर बोली है, मैंने जहां पर जो आपको बात बोली है, क्या बात बोली है कि पहचान क्या करनी है, कैसे। अब आपको क्या काम करना है, क्रिया को देखकर शब्द के लिंग की पहचान करनी है। शब्द का लिंग ज्ञात करने के लिए शब्द को वाक्य में प्रयोग करें और उसका प्रभाव क्रिया पर देखें, उसका प्रभाव देखना है, उसी शब्द का प्रभाव देखना है। और ये वाच्य में समझाऊंगा आपको मैं आगे चल करके बहुत डेंस में, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मूल बात यह है कि शब्द का प्रयोग करो, उसी शब्द का प्रभाव आना चाहिए। अब कोई कहने लगे गेहूं की फसल अच्छी है,
तो फसल अच्छी है ना कि गेहूं अच्छा है, ठीक है, फसल शब्द का प्रभाव वहां पर पड़ रहा है। ये चीज आप बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से समझें, कंफ्यूज ना हो और समझने का प्रयास करते रहें। बताओ, क्लियर हो गया पॉइंट? ये अन्न और अनाजों के नाम। आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके बाद जो आपका पॉइंट नंबर 3, माह और महीनों के नाम। माह और महीनों के नाम। माह और महीनों के नाम। माह और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। माह और महीनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। माह और महीनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं माह और महीनों के नाम। तो आपको थोड़ी सी एक बात ध्यान से देखनी चाहिए कि माह और महीने दो तरह से आपके हो सकते हैं। पहला आपका कैसा हो सकता है? आपका हिंदी जो कैलेंडर होता है, हिंदी जो कैलेंडर होता है, हिंदी जो कैलेंडर होता है उसके माह हो सकते हैं, जिसको पंचांग कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसको पंचांग कहा जाता है। तो इसके महीनों के नाम हो सकते हैं बाबू। और आपके ग्रीगोरियन कैलेंडर, जो आपका ग्रीगोरियन भी कह देते हैं और ग्रीगोरियन कैलेंडर भी, आप कैलेंडर पढ़ते होंगे रीजनिंग में तो वहां पर आपको पता होगा। ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर जो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, उसके आधार पर भी महीनों के नाम होते हैं। तो यहां पर आपको चीजें समझनी है कि जैसे ग्रीगोरियन कैलेंडर के माहों के नाम आप देखने लगे, माह कौन कौन से हैं, जैसे आप यहां पर बोलने लगो कि भाई मार्च हो गया, ठीक है, जैसे आप यहां पर बोलने लगो सितंबर हो गया, जैसे आप यहां पर बोलने लगो नवंबर, नवंबर बोलने लगो, नवंबर बोलने लगो, जैसे आप यहां पर दिसंबर बोलने लगो, ठीक है, दिसंबर बोलने लगो, आप यहां पर अगस्त बोलने लगो, क्या बोलने लगो? अगस्त बोलने लगो, आप यहां पर जून बोलने लगो, जून, आदि आदि। तो और महीने, तो ये सब के सब आपके क्या हैं? ये सब के सब आपके पुल्लिंग माने जाएंगे, सब के सब आपके पुल्लिंग माने जाएंगे। परंतु यहां पर ग्रीगोरियन कैलेंडर के जो महीने हैं वो अपवाद हैं। ग्रीगोरियन कैलेंडर में भी अपवाद हैं, अपवाद हैं। हालांकि कुछ पुस्तकें यहां पर अपवाद मानती हैं, कुछ नहीं मानती हैं। कुछ लोग तो सीधे ही कह देते हैं कि 12 के 12 महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। परंतु हमको एग्जामिनर की दृष्टि से भी देखना है कि पेपर में किस तरह की चीज पूछी जा सकती है। तो जो जनवरी है, क्या है? जो जनवरी है, जो फरवरी है, जनवरी है, फरवरी है, उसके बाद आपकी मई है और उसके बाद आपकी जुलाई है। इन 4 महीनों के नाम अपवाद में आते हैं, यानी कि ये माह और महीने के नाम होने के बाद भी पुल्लिंग नहीं माने जाते, इनको स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको स्त्रीलिंग माना जाता है। और स्त्रीलिंग मानने का कारण यह है कि भाई इनमें अंत में ई आ रहा है, और ईकार, इकारांत या इकारांत जो शब्द होते हैं, यानी कि जिनमें अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है, वो आमतौर पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ये एक पैमाना है, ये एक आपका वो है। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर के सारे माह, 8 माह, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। और हिंदी कैलेंडर के सभी माह आपके पुल्लिंग ही रहते हैं, यहां पर कोई नहीं है। जैसे अभी क्या आ जाएगा, नया साल शुरू होगा हिंदी कैलेंडर का, तो चैत्र आ जाएगा, उसके बाद वैशाख आ जाएगा, और अभी फाल्गुन चल रहा है, जिसको फागण कह देते हैं, फाल्गुन चल रहा है, फिर ज्येष्ठ आ जाएगा, ठीक है, ज्येष्ठ आ जाएगा, जैसे मार्गशीर्ष आ जाता है, मार्गशीर्ष आ जाता है, जैसे पौष आ जाता है, पौष आ जाता है, जैसे आपका क्या आ जाता है, आषाढ़ आ जाता है, आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा होगा, आषाढ़ आ जाता है, आदि आदि। तो ये सब के सब क्या रहेंगे? ये सब के सब आपके पुल्लिंग ही रहेंगे, यहां पर कोई भी अपवाद नहीं है। अपवाद कहां पर है? ग्रीगोरियन कैलेंडर में जो आपके महीनों के नाम हैं, 4 महीने, वो आपके क्या माने जाते हैं बाबू? वो आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिंग का पढ़ा और देखने का प्रयास किया। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने नियमों को जाना, हमने परिभाषाओं को जाना, और मैंने आपको लिंग नामक अध्याय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे सब चीजें समझ में आ रही होंगी और देखने का आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। हाँ, कार्तिक इत्यादि बहुत। कैसी लगी क्लास ये बताओ। चलो कुछ चर्चा भी कर लेते हैं आपसे, 2-3 मिनट बची हुई है। हम्म कैसी लगी क्लास आपको?
मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में आपको? आप मेरे साथ गंभीरता से पढ़ते रहिए और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन फिर आप बहुत खिलखिलाते चेहरों के साथ बाहर निकलेंगे। बाकी बशर्ते आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करते रहें। चलिए, बहुत अच्छा आपको लग रहा है। आपके कमेंट्स इतनी तेज गति से जाते हैं कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं दिखा नहीं सकता आपको, या यूट्यूब होता तो आप देख पाते। बहुत धुआंधार तरीके से कमेंट चल रहे हैं। आपको पसंद आ रहा है। हो सकता है एक दो बच्चों को ऐसा लग सकता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है हमेशा। तो आप बहुत गंभीरता चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, हमने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को वेरीफाई किया, डिस्क्राइब किया और एक एक चीज को बताने का प्रयास किया। देखो, जैसे लिंग शब्द के शाब्दिक अर्थ जाने, फिर उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, वो है क्या चीज, ये हमने जाना, उसी के आधार पर परिभाषा बनाई, फिर उसके भेदों को बहुत अच्छे से हमने समझा। उसके बाद हमने फिर ये भी समझा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये अप्रोच बड़ा शानदार है जो आपको पूरे में से पूरे अंक दिलाएगा। ठीक है, अभी बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करने जा रहा हूं। आपको मजा आ जाएगा, आपका रिवीजन भी तगड़ा होगा उसमें। तो लिंग की पहचान हमको कैसे करनी है, हमने उसके उदाहरण भी देखे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। फिर हमने पुल्लिंग की परिभाषा और उससे संबंधित जो नियम है, उन 3 नियमों को हमने समझ लिया है। बाकी कल से हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे यहीं से, और बहुत ही शानदार ढंग से आपके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? 37/37। खूब प्रसन्न रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। बस दिमाग में एक टारगेट रहना चाहिए कि इस बार यूपी पुलिस की वर्दी लेनी है, लेनी है, लेनी है। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। फिर दिन हो रात हो, यही हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में काम करके। बस एक ही संकल्प, पहला 37 में 37। और वो कैसे आएगा? तो जिस टाइम पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, बस एक नियम कि उनकी क्लास में पहुंच जाना है। ये डिले नहीं करना है कि आज ये क्लास बाद में ले लूंगा। अगर आपने सोच लिया आज ये क्लास बाद में ले लूंगा, तो फिर 1 की 2, 2 की 10, 10 की 20, 20 की 30 क्लास हो जाएंगी और वो फिर आपके लिए कोर्स निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, बाय।